नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर से हमारे सीनियर संवाददाता ने नई व्यापार नीति और वर्तमान परिस्थिति पर वरिष्ठ और पार्षद और समाजसेवी शहजादी कुरैशी से खास बातचीत की है। इस दौरान शहजादी कुरैशी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। अब चूंकि सड़कें बहुत अच्छी हो चुकी है और लॉजिस्टिक भी बढ़िया हो गया है, तो एक तो रियल टाइम सामान की डिलीवरी हो जाएगी और जब सामान तेज गति से पहुंचेगा, समय पे पहुंचेगा, तो अन्य जगह भी पहुंचेगा। रोड अच्छी होगी, उनका उपयोग होने लगेगा, रात को अनलोड लगेगा और नए रोजगार भी पैदा होंगे। कौन से नए रोजगार पैदा कर लेंगे? क्या शराब के अड्डों में चखना सेंटर और बढ़ जाएंगे? जुआ के अड्डे में जुआड़ियों की भीड़ और हो जाएगी? जो लड़के बेरोजगार हैं वो रात में घूमेंगे, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और कौन सी सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं? पूरे शहर की सड़कों की हालत देख लीजिए। लोडिंग अनलोडिंग अभी तक नहीं हो रही थी क्या? अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो व्यापार क्यों नहीं बढ़ा अभी तक? जो व्यापार होना है, व्यापारियों को आप क्या रियायत दे रहे हैं? आप जिस ढंग से जीएसटी ले रहे हैं, जिस ढंग से आप बिजली का बिल बढ़ा कर दे रहे हैं, ये कहां से पूरा हो सकता है? बिजली का बिल देखिए, अभी स्मार्ट मीटर लग रहा है, अभी व्यापारियों को पता चलेगा। जीएसटी कितना बढ़कर आ रहा है, अभी व्यापारियों को पता चल रहा है। हर तरह से जो है सरकार अपना खजाना भरने की धुन में है। ना उन्हें व्यापारियों की चिंता है, ना उनको महिलाओं की चिंता है, ना उन्हें बेरोजगार युवकों की चिंता है। सरकारी खजाना भरेगा तो वापस तो वो राज्य के लोगों के ही पास हो जाएगा, उनके जन कल्याण के लगेगा। जैसे महतारी बंधन में दे रहे हैं, निराश्रित पेंशन को दे रहे हैं, वृद्धों के लिए कर रहे हैं। निराश्रित पेंशन जितनी मिल रही थी उतनी ही मिल रही है। पुरुषों को तो 500 मिल रहा है, महिलाओं को जो महतारी बंधन का पैसा मिल रहा है, तो इधर से आपने महतारी बंधन का पैसा बढ़ाया, इधर से महंगाई का दर देख लीजिए। आम जनता कितनी संतुष्ट है? 1000 अगर एक महिला को मिल रहा है तो वहीं उसके घर का गैस सिलेंडर जो 450 रुपए का था वो 1100 रुपया हो गया। बिजली का बिल जो पूर्ववर्ती सरकार थी भूपेश बघेल जी के समय में, वो बिजली का बिल हाफ था, अब वो बिजली का बिल हाफ खत्म हो गया। बिजली का दर बढ़ के आ रहा है। 400 रुपए जिसके घर में बिजली का बिल आता था वो 1100-1200 रुपए आ रहा है। इधर से आपने 1000 महतारी को दिया, इधर से 2000 उनसे आपने ले लिया। खजाना भरेगा कैसे? खजाना ऐसे नहीं भर जाएगा कि 1000 जो महतारी पा रही, वो 1 साल से पा रही है ना, वो खर्च तो कर रही है। अब आप महतारी को 5000 तो नहीं देंगे, मैं तो मांग करती हूँ। अगर आप 24 घंटे बाजार खुला छोड़ रहे हैं तो हर महिला के खाते में आप 5000 रुपया दीजिए ना। खर्च करने के भी तो पैसा हो ना। अगर आप 1000 रुपया दे रहे हो तो 1000 में अगर 1 साल में आपका खजाना नहीं भरा, आपका पैसा सर्कुलेट नहीं हुआ मार्केट में, तो आप 5000 रुपया दीजिए, तब तो वो रात को मार्केटिंग करने के लिए आएंगे। आप बच्चों की स्कूल की फीस माफ नहीं कर सक रहे हैं, आप बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। आप 1 साल में देख लीजिए आत्मानंद स्कूलों का स्टैंडर्ड क्या हो गया। इसके पहले कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते थे और डीईओ जो होते थे वो सचिव होते थे। पूरा प्रशासन वहां पर बैठा रहता था। आज स्थिति देख लीजिए, शिक्षा विभाग में चला गया, स्कूल का स्टैंडर्ड देख लीजिए आप। कहां से खाते में पैसा आएगा? कहां से खजाने में पैसा आएगा? कहां से? शराब से। सिर्फ शराब और चखने का पैसा, और उसके बदले में जो घरों में लड़ाई झगड़े होंगे, समाज में जो अनैतिकता, अत्याचार और जो अपराध जो बढ़ेगा, जो हॉस्पिटलों में भीड़ लगी रहेगी, तो सरकार क्या काम कर रही है? सरकार कुत्तों को तो नहीं रोक पा रही है, आवारा पशु, आवारा मवेशियों को तो नहीं पकड़ पा रही है, दुर्घटना नहीं रोक पा रही है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये एक और अपराध बढ़ा रहे हैं। मैं सोचती हूँ कोई भी महिला, कोई भी शिक्षित वर्ग, कोई भी व्यापारी ये नहीं सोचेगा अगर रात भर व्यापार करेगा तो सुबह क्या करेगा? उसने नौकर रखेगा। सरकार की मंशा है कि नौकर बढ़ेंगे, शिफ्ट बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। और मालिक क्या करेंगे? मालिक घर में सोएंगे। मालिक घर में सोएंगे, नौकर व्यापार चलाएंगे तो बहुत विकास हो जाएगा, व्यापार बहुत बढ़ जाएगा। इनका मानसिक रूप से दिवालिया हो रहे हैं। ये व्यापार को समझ नहीं पा रहे हैं। व्यापारी जो होता है ना, उसको भी 6 घंटे से 8 घंटा उसको भी रिलैक्सेशन चाहिए ताकि वो अगले दिन अपने कारोबार में कंसंट्रेट कर सके, अपने व्यापार को बढ़ा सके। ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ शराब माफिया, पब, हुक्का बार
और जो शराब पीते हैं बैठ के बड़े बड़े हाथा लगा के बड़े बड़े होटल्स में जो बार होते हैं, ये इनका ध्येय, ये तो व्यापार को सिर्फ बहाना है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ शराब की बिक्री और शराबियों को ज्यादा से ज्यादा पैदा करना है और शराब की बिक्री को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, ताकि घरों में कलह हो, घरों में मारपीट हो, लोगों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाए, अपराध बढ़ जाए। अभी कल की बात बता रहे, थाने में पुलिस नहीं है, पंचायत का चुनाव हो रहा है तो सारे थाने खाली पड़े, 2 पुलिस वालों के भरोसे में कोतवाली था। रात को 11 बजे मैं गई, मेरे मोहल्ले में एक परेशानी थी, 3 पुलिस वाले बैठे थे, कोई पेट्रोलिंग नहीं, कुछ नहीं। तो रात में जब पूरी तरफ बाजार लगेगा तो ये पुलिस वाले थाना संभालेंगे कि बाजार में सुरक्षा देंगे? सरकार पहले ये तय करे करना क्या चाहती है। क्या शराब बढ़ाए, बार में बिक्री बढ़ाए, जितने ज्यादा जुए और सट्टे कारोबार, रात में कौन से कारोबार होते हैं? रात में सब काले कारनामे ज्यादा होते हैं, शराब, जुआ, सट्टा, अपराध, चोरी, डकैती, बलात्कार, ये चीजों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास उतना ना पुलिस का महकमा इतना मुस्तैद है, ना इतने पुलिस बल हमारे पास है, ना ऑफिस में खोलेगी क्या सरकार रात में? सरकार अगर कारोबार रात और दिन चालू रखना चाहती है तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि आप में दम है, आप में ताकत है और आप शहर का और छत्तीसगढ़ का विकास चाहते हैं तो सरकारी दफ्तर भी शाम के 5 बजे से सुबह 5 बजे की शिफ्ट में बढ़ाया जाए, ताकि जो लोग दिन में अपना काम ऑफिस में नहीं करा पा रहे वो रात में कराएं। तब मैं मानूंगी कि आप विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नहीं तो जनता जान ले कि सिर्फ और सिर्फ अपराध गण को और मजबूत करना चाह रहे, व्यापार को मजबूत नहीं करना चाह रहे। पूरी तरह से इनके दिमाग में ये बैठा है कि छत्तीसगढ़ को शराब में, एक उड़ता पंजाब था ना, ये छत्तीसगढ़ को बहता छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं, शराब में बहता, अपराध में बहता हुआ। हम इसका विरोध करेंगे और हम इसकी निंदा करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में एक नई औद्योगिक और वाणिज्यिक नीति का ऐलान किया कि अब जो भी दुकानदार, व्यवसायी, उद्योगपति चाहे तो 7 दिन 24 घंटे दुकान खोल सकता है। क्या लगता है, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी मजदूरों की आय बढ़े या ना बढ़े, शराब की बिक्री बढ़ जाएगी, अपराध बढ़ जाएगा। जितनी लूट खसोट जो दिन में चोरी हो रही थी, ये रात के अब क्या होगा? क्या महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? रात के 10 बजे के बाद क्या महिलाएं जाएंगी बाजार? सबसे ज्यादा अगर बिकेगी तो शराब बिकेगी, और शराब पीने के बाद, शराब खरीदने के बाद जो घर की आर्थिक स्थिति चरमराएगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार, मैं सोचती हूँ कि पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हो। एक हमेशा से नियम रहा है कि हफ्ते में 1 दिन बाजार बंद रहेगा, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे, हद से हद 10 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। लेकिन ये पहली बार इस तरह का निर्णय अगर सरकार ले रही, तो मैं सोचती हूँ सरकार, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। इनके पास किसानों का धान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, विकास का कार्य करने के लिए पैसा नहीं है। ये अब शराब बेचेंगे और जनता के घर का पैसा शराब के माध्यम से निकालेंगे और उससे ये अपना कुछ काम कराएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये जनहित में ये फैसला अच्छा है, क्योंकि पुलिस तो उतनी ही है, शासकीय कर्मचारी उतने ही हैं, आप भर्ती तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, उतनी कम पुलिस कितनी सुरक्षा दे पाएगी व्यापारियों को, बाजार में आई हुई महिलाओं को, युवतियों को? ऐसे भी अपराधगढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ है, सबसे ज्यादा लूट खसोट, चोरी डकैती यहाँ है, सबसे ज्यादा बलात्कार यहाँ हो रहे हैं, जो कि एकदम सरकार ने खुद विधानसभा में माना है। तो जब ऑलरेडी इतना अपराध बढ़ा हुआ है और हम पुलिस प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रही है, तब ऐसे में तो आप परोस के दे रहे हैं अपराधी प्रवृत्ति को कि आप आइए रात के 11 बजे किसी भी दुकान से सामान लूट कर निकल जाइए। कहां कहां जाएगी पुलिस? मैं सोचती हूँ रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कैबिनेट बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी दी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2025-26 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत सर्वप्रथम बीज का उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा। इसके पश्चात आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों, नाफेड, मध्य प्रदेश बीज महासंघ की समितियां, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी के रूप में चयनित संस्थाओं को बीज निगम द्वारा जारी ऑफर लेटर में से न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था या एजेंसी से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा के 5म सत्र माह फरवरी-मार्च 2025 हेतु माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों के उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को स्वीकृत अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि 3,300 करोड़ रुपए की अनुमति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 1992 से 94 तक बैच के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर कार्यात्मक नॉन फंक्शनल आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदाय करने हेतु आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया गया। इतने निर्णय आज के मंत्रिपरिषद के बैठक में लिए गए। धन्यवाद। अंतिम चरण के मतदान को लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संबित मिश्रा ने आपको बताते चले कि देखिए मतदान दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास खंड भैरवगढ़ में कुल 16,649 महिला और 15,521 पुरुष और इस प्रकार कुल 32,176 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
रायपुर के एकात्मक परिसर में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लुटेरी गैंग है जो सभी को लूट रही है। कांग्रेस में नोटिस और निष्कासन भी पैसे कमाई का जरिया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। राजनीति में मुख्य रूप से यदि हिंदुस्तान के अंदर में देखें तो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। देश के अंदर में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी हमला करती है सरकारों पर, दूसरी पार्टियों के ऊपर में। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी से लेकर हम दूसरी पार्टियों की बात करें, चाहे बहुजन समाज पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, इस तरह के राजनीतिक दृश्य है भारतीय राजनीति के अंदर में। लेकिन एक दल ऐसा जो देश की आजादी के पहले से बना हुआ दल है, जिन्होंने लगभग 58 सालों तक ऐसे समय में देश में राज किया जब कोई जनता के सामने दूसरा विकल्प नहीं था। आज उस राजनीतिक दल का नाम आप समझ गए होंगे, कांग्रेस पार्टी। उसकी स्थिति क्या है, उस पर आज कुछ प्रकाश डालने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोग भी समय समय पर लिखते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, तमाम प्रकार की जो घटनाएं उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, बीजेपी का ये मानना है कि एक राजनीतिक दल केवल इसलिए नहीं बना कि अपने संगठन को चलाना है। एक राजनीतिक दल इसलिए निर्माण होता है कि वो देश की जनता के लिए काम करे, देश की मजबूती के लिए काम करे। लेकिन कांग्रेस का कृत्य पिछले 20, 25, 30 वर्षों में क्या रहा है, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। वर्तमान जो गतिविधियां उस पर प्रकाश डालेंगे। एक तरफ बीजेपी जो है वो वैचारिक रूप से हम काम करने वाले लोग हैं, आम जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। हर एक कार्यकर्ता की यहां पर मान सम्मान उसके लिए काम करते हैं। और कांग्रेस देश की आजादी के पहले से लेकर आज तक एक परिवार के पीछे चलने वाली पार्टी है, और शायद उसी का दुष्परिणाम आज कांग्रेस भुगत रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध है। वर्तमान में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार को करना है। पंजीकृत अस्पतालों का बढ़ती चिकित्सा लागत, रुपए का अवमूल्यन और टैक्स पेनल्टी ने इस योजना को जटिल कर दिया है। और छत्तीसगढ़ में ये योजना अब लगभग मरणासन स्थिति में है। और वरिष्ठ चिकित्सक और आईएमए के राष्ट्रीय पदाधिकारी डॉक्टर रायजादा ने योजना की विसंगत स्थिति और आवश्यक सुधार के विषय में जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में योजना बुरी तरह से फेल हो रही है। वजह नंबर 1 कि गरीब और अमीर को एक ही कार्ड से कवर कर दिया, यानी किसी को एयर कंडीशन कमरा भी चाहिए लेकिन उसको खर्च नहीं करना है, जो कि एरोप्लेन से लेकर ट्रेन तक में क्लास है, जनरल क्लास से लेकर एसी फर्स्ट क्लास तक सभी को एक सावधान 22% तौल रहे हैं। नंबर 2, इनको इन्होंने इंश्योरेंस मॉडल में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी चाहेगी कि मैंने 1,000 करोड़ अगर वो ले रखा है प्रीमियम तो 1,100 करोड़ देना न पड़े। गवर्नमेंट चाह रही कि हमारे मत्थे पड़े नहीं। मेडिकल कॉलेज के पीएचसी सीएचसी में भी आयुष्मान कार्ड दे दिया, यानी प्रैक्टिकली टैक्स पेयर का पैसा इधर से दे रहे उधर से निकाल दे रहे। और अगर आप जाइए एक छोटी सी सर्जरी भी करनी है तो सबसे पहले कार्ड की मांग होगी। अब बात होती प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में। ये आते थे कि सीडेरियन सेक्शन 10 साल पहले आया कि गवर्नमेंट में कम होते हैं और प्राइवेट में बहुत होते हैं। अब इंसेंटिव मिलने लगा सरकारी डॉक्टरों को। मेरे पास कुछ जिला अस्पताल का डाटा है जहां 70% तक सीजेरियन हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज है क्लेम में देरी और पैकेज को वर्तमान जो मुद्रास्फीति उसके हिसाब से अपडेट नहीं करना। यानी आज के समय में 15,000 में अगर आप हिस्टेक्टोमी या आप हर्निया ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे, एक तरफ दवाई इंडस्ट्री बेलगाम है जिसका रेट बढ़ता ही जा रहा है, दूसरी तरफ टैक्स और जीएसटी मिला के मार्जिन जो है बचा लेंगे। अगर कोई डॉक्टर 10 लाख रुपए का लोन लेकर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है और उसको 1 साल तक भी आप पैसा नहीं दे रहे, जो कि छत्तीसगढ़ में सत्य है। रामकृष्ण केयर से लेके छोटा नर्सिंग होम तक त्राहिमाम कर रहा है। नई सरकार को 14 महीने हो गए, क्लेम के नाम पर अगर 10 रुपए का क्लेम है तो 2 रुपए दिया जा रहा है, वो भी रोक के।
वजह उसकी क्या हो रही, मरीज अपने जेब से देना नहीं चाह रहा, बीमा कंपनी अपने जेब से देना नहीं चाह रही, डॉक्टर अपने जेब से लगाकर इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में इतनी महत्वाकांक्षी योजना जिसकी मॉनिटरिंग बड़े स्तर पर है, हर चिकित्सक 30% टैक्स रेंज में है और जीएसटी पे 8%, 14%, 18% दे रहा है। अब ऐसी कोई योजना जो 10 से 15% में जीवन रक्षक सुविधाएं जैसे डायलिसिस, आईसीयू, वेंटिलेटर दे रही है और उसका पैसा 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने तक नहीं दे रही, निश्चित तौर पे फिर इस सेक्टर में भी बेईमानी आएगी जैसे बाकी सेक्टर में आती है। तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर इतनी महत्वपूर्ण योजना जो 50 करोड़ लोगों को कवरेज देती है, उसमें भी गरीबी रेखा के नीचे अलग सुविधा होनी चाहिए। अमीरी रेखा वाले कार में बैठ के आएंगे, उनको सुविधा, एयर कंडीशन, वेटिंग, सफाई, टॉयलेट सब चाहिए, लेकिन पैसा 6 महीने हॉस्पिटल को मिलेगा नहीं। और गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट में भी डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सैलरी टैक्स के पैसे चाहती है, जबकि प्राइवेट में ये सभी बैंक लोन पे डिपेंडेंट है। यानी अच्छा इंस्टीट्यूट अगर चलेगा तो वो इनकम टैक्स के रेंज में रहेगा और नहीं चल पाएगा तो बैंक के घेरे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार का दमघोटू वातावरण बना हुआ है, इसकी हम नहीं कर सकते। कमी कम्युनिकेशन की आ रही है या समझ की आ रही है, या जो इसका एक फाइनेंशियल वो एस्पेक्ट्स होना चाहिए वो समझ में नहीं आ रहे हैं लोगों को। सर, हेल्थ दुनिया में कहीं पर भी इमोशनल फैक्टर होता है, हर जगह। 200 कंट्री में कहीं पे भी मृत्यु हो गई, एपिडेमिक हो गई, रोना एक जैसा आता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन गरीबी रेखा की सिंपैथी के नाम पे आप साइंस को भी पीछे नहीं कर सकते कि भाई जो नया रिसर्च, नई इन्वायरमेंट आ रही है उसको आप नहीं देंगे। जैसे दांत का आप नहीं दे रहे, कॉस्मेटिक दे रहे हैं या हेयर का नहीं दे रहे, वेरी गुड। लेकिन हार्ट का पैकेज जहां पर मार्जिन ही 15% है, उसको आप 3-3, 6-6 महीने क्लेम को रोक के रखें। तो डॉक्टर सोच रहा है कि हार्ट अटैक का पेशेंट आ रहा है तो इसको मैं इमरजेंसी में लूं कि नहीं लूं, अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो मेरा क्लेम नहीं मिलेगा। तो जो मैंने डिस्पोजेबल लगाया, 50,000 का स्टेंट लगाया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो दुनिया में कोई सी भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसका 100% रिजल्ट हो। यहां पर ये एक्सपेक्टेशन 110% है। गवर्नमेंट का पेमेंट देने का तरीका, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव आईएमए के या ट्रेन डॉक्टर नहीं है, वो महत्व नहीं समझ पा रहे। दिल्ली में बैठा है एक एमबीबीएस डॉक्टर बोल रहा है फॉल्स क्लेम हो रहे हैं। आपने पनिश किया क्या फॉल्स क्लेम करने वाले को? उनको रिवार्ड किया क्या जो फॉल्स क्लेम नहीं करते? और गवर्नमेंट के क्लेम 25 करोड़ या 50 करोड़ के नहीं रहे चलेगा, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू है, इनकम टैक्स, जीएसटी है। जो बैंक लोन में चलने वाला छोटा डॉक्टर 35-40 साल का 10 बिस्तर का, वो 6 महीने बैंक ब्याज भरे या आपका जीएसटी पे करे या वो पेशेंट से झगड़ा करे नीचे लेवल पे कि आपका इलाज नहीं करेंगे। तो सुनवाई में हमारा पक्ष है ही नहीं, डॉक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इंडियन मेडिकल सर्विस नाम की चीज, जैसे आईएएस है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, वैसे इंडियन मेडिकल सर्विस नाम की चीज जरूरी है। क्योंकि हमारे मंत्री जी या जो ये है अफसर है, कभी भी उस बारीकी को नहीं समझते। वो इसको ये समझते हैं ये डॉक्टर को इतना रेवेन्यू आ गया या इस अस्पताल का इतना रेवेन्यू आ गया, उसकी एवज में एक्सपेंसेस कितने हैं, टैक्स कितना है, ब्रेकडाउन कितना है, मशीन अपडेट का कॉस्ट कितना है, इस पे कोई चर्चा नहीं करते। और बेतरतीब मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको रोजगार देने में गवर्नमेंट सक्षम नहीं है, तो फोर्सफुली उनको प्राइवेट सेक्टर में खपाया जा रहा है। इस तरह से अनस्किल्ड लोग मार्केट में भी आएंगे और उसका बुरा असर इस योजना पे आएगा। जैसे पर्टिकुलरली बहुत सारे जगहों से कार्ड से लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में है, इतनी कम मार्जिन की वजह से कभी एंट्री ही नहीं किया। सरकारी जीएसटी, सरकारी टैक्स देने के बाद क्यों ना 30 दिन के अंदर, अगर आप संतुष्ट हैं क्लेम से 30 दिन के अंदर दीजिए, असंतुष्ट है शो कॉज दीजिए, शो कॉज से असंतुष्ट है तो आप 2 महीने बाद मत दीजिए, रिजेक्ट करिए। बट ये कौन सी पॉलिसी? छत्तीसगढ़ में पिछले 14 महीने में क्लेम की स्थिति देश में सबसे खराब है। और मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि फॉल्स क्लेम हो रहे हैं और गलत तरीके आ रहे हैं और डबल हो रहे हैं। सर, ऐसा होने क्यों दे रहे हैं? अगर आप 30 दिन के अंदर जैसे बीमा कंपनी पे करती है वैसे आप भी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचे, जहां मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट उतरने के बाद वे लोग वहां से सीधे राजमहल पहुंचे, जहां उन्होंने नव दंपति बस्तर महाराजा और बस्तर महारानी के आशीर्वाद उनको दिया और साथ ही चुनाव में जीत को लेकर कहा कि प्रदेश से अब भ्रष्टाचारियों की पार्टी पूरी तरह से गायब हो गई है। हमारे भूमदेव जी और यहाँ के महाराज
नीचे कर कार्तिक थोड़ा नीचे कर थोड़ा नीचे कर कार्तिक आईडी नहीं दिख रहा है भैया बैलेट पेपर से भी जीत हो रही है भाजपा की। कांग्रेस कह रही थी ईवीएम हैक होते हैं। भाजपा की कहेगी भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में बसी हुई है और उनका सर्वांगीण विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।